हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने आपको सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था और आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होने वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल रिएक्शन की जो है हमेशा बताई जाती है। सिंपल केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर हम मॉलिक्यूलरिटी देखना चाहें तो उसके लिए हमें उसकी मैकेनिज्म को देखना होगा। मैकेनिज्म क्या होती है? हर स्टेप को अलग अलग रिप्रेजेंट करना कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कौन सा स्लो स्टेप था, कौन सा फास्ट स्टेप था। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म जो होती है रिएक्शन की, उस मैकेनिज्म को देख के हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उस स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हमें देखनी होगी, मतलब हाउ मच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्लोएस्ट स्टेप। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द रिएक्टिंग स्पेसीज, number of reacting species. Reacting species means number of atoms, molecules or ions which must collide simultaneously in order to bring out the chemical change. जितने मॉलिक्यूल या जितने एटम या जितने आयन एक साथ आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में बदल रहे हों, एक बार में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज atoms, molecules or ions, these are reacting species which must collide का मतलब टकराना होता है आपस में, simultaneously so as to bring out the chemical reaction is known as molecularity of reaction. समझ गए होंगे कि जितने मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में एक साथ एक बार में कोलाइड करते हैं, एक बार आपस में टकराते हैं, वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जनरली ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 हो सकती है। या तो एक मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकता है, 2 टकरा सकते हैं या 3 टकरा सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है या नहीं देखा गया है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हों। आपने देखा होगा कि कहीं कोई चोर पकड़ा जाता है तो क्या है, मोहल्ले के लोग सारे भाग के उसमें थप्पड़ आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार में 1-2 ही लग पाते हैं, लगे बहुत सारे होते हैं इधर उधर से। ऐसे ही इधर समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल कई आपके एक साथ टकरा जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऐसी रिएक्शन नहीं देखी गई जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो या 3 से ज्यादा होने की संभावना कम होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी जनरली 1, 2 या 3 होती है।
और ये हमेशा होल नंबर होती है 1, 2 या 3। तो लिख लीजिए इसमें आगे, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर whole number वन, 2, 3 एटसेट्रा। जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है वो यूनिमॉलिक्यूलर बोली जाती है, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 है उसको बायमॉलिक्यूलर, और 3 है उसको ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। दैट इज reactions whose molecularity is 1 known as unimolecular reaction। Similarly, bimolecular and trimolecular reactions। इस तरह से यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोली जाती हैं। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 are very rare। ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो बहुत कम होती हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। सबसे पहला एग्जांपल है इसमें H2O2 इक्वल H2O प्लस हाफ O2। इसमें केवल एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन में। तो इस रिएक्शन में ये मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1 है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी 1 है। इसका मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे ही एक दूसरी रिएक्शन देखिए, 2HI, डिकम्पोजिशन ऑफ HI इक्वल H2 प्लस I2। इस रिएक्शन में क्या है? दो मॉलिक्यूल हैं HI के, यही आपस में कोलाइड कर रहे हैं, H2 और I2 में चेंज हो रहे हैं। पहले HI बॉन्ड टूटेगा, फिर HH और II आपस में कंबाइन होंगे, H2I2 बनाएंगे। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन is 2, that is this reaction is said to be bimolecular reaction। In the same way, trimolecular reaction, one example of trimolecular reaction, 2NO plus O2 equal 2NO2। In this reaction, two molecules of NO combines with one molecule of oxygen to give
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसमें क्या है, 3 मॉलिक्यूल हैं, एक 2 NO का, एक ऑक्सीजन का, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 3, दैट इज दिस रिएक्शन इज ट्राइमॉलिक्यूलर। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि जिस रिएक्शन में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हों वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और जिसमें 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हों वो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। ये सारी सिंपल रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इनको जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। एक हम रिएक्शन लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन हो रही हो, जैसे 2NO प्लस 2H2 इक्वल N2 प्लस 2H2। इसमें कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 molecules of nitrogen dioxide, 2 molecules of hydrogen. They combine to give nitrogen and water. So it seems that the molecularity should be 4. But when we see the mechanism of this reaction, then we found that molecularity is not 4. जब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं तो हमारी मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं आती है। हमने बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब होती है तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये देखा जाता है कि वो कितने स्टेप में पूरी हो रही है और उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। जिस स्टेप में पूरा होने में टाइम ज्यादा लगता है दैट इज कॉल्ड स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहलाएगी मॉलिक्यूलरिटी। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, दिस रिएक्शन completes in following टू स्टेप्स। ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 पहले स्टेप में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, 2NO प्लस H2 इक्वल N2 प्लस N2 बनेगा, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। 2H2 यहां कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2H2O। तो ये आपका स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। और इस स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, वो तो वही रिएक्शन हो गई। पहले में होगा 2NO प्लस H2 इक्वल N2 प्लस H2O2। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो सेकंड स्टेप में एक जो H2 मॉलिक्यूल रह गया है उससे रिएक्ट करेगा, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इजीली कंबाइन कर जाएगा इससे H2 से, तो ये क्या बन जाएगा 2H2O। ये स्टेप फास्ट होता है। देखिए फास्ट और स्लो स्टेप कब होते हैं,
कोई भी रिएक्शन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का वैल्यू देखते हैं। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, फॉर्मेशन एंथैल्पी कम है, तो उसमें टाइम लगेगा। मतलब उसको ज्यादा आपको आउटर सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड के टूटने और बनने पर डिपेंड करती है, रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी। तो ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर 3, सो द मॉलिक्यूलरिटी विल बी 3। जो स्टेप स्लो होता है, रेट उसी पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। तो स्टेप 1 is rate determining step, and three molecules are participating in this step, hence molecularity of this complex reaction is 3। तो इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है, तो वो किस बेस पे निकालते हैं? वो देखते हैं स्लोएस्ट स्टेप, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और उसके बेस पे हम मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड कर देते हैं। ये जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये तो रहा आपका मॉलिक्यूलरिटी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। तो हमारा अगला ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, इसको देख लीजिए। एक तरफ हम नोट कर रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दूसरी तरफ आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आपको बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज विच कोलाइड सिमल्टेनियसली टू ब्रिंग आउट द केमिकल चेंज। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द नंबर ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज हो सकते हैं एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, which must collide simultaneously so as to bring out केमिकल चेंज। कितने रिएक्टिंग स्पेसीज हैं वो एक साथ कोलाइड कर रहे हैं केमिकल चेंज लाने के लिए, मतलब जिनकी वजह से एक बार टकराने के बाद उससे कोई केमिकल रिएक्शन हो सके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम
सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स और पावर। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म पर, कंसंट्रेशन पे जो पावर आती है, कंसंट्रेशन लिखने के बाद उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स आते हैं उनका सम बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म which actually decides the rate of reaction or on which rate of reaction actually depends। तो पहली बात क्या हुई कि ये तो आपका वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो एक साथ टकराकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, जितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर सकते हैं और उसको प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं, वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा हो, जितने पर डिपेंड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में वही पावर लगाई जाती है। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। इट इज ऑलवेज होल नंबर। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू। लेकिन ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये जीरो नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर में क्या है, इट में बी जीरो। जीरो कब होगी, जब रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना कर रहा हो। फ्रैक्शनल और होल नंबर। जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है या होल नंबर भी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव कब होगी। जैसे आपने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि जिन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब जिन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ जाती है। लेकिन कुछ स्पेसीज रिएक्शन में ऐसे हैं जिनके मिलाने पर उसकी रेट जो है वो कम हो जाती है, जो रिएक्शन के रेट को स्लो कर देते हैं। अगर हम प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स रेट को स्लो डाउन करते हैं वो कहलाती है उसकी, वो वैल्यू फिर कैसे आती है, नेगेटिव। तो जो रिएक्शन, जिन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन करती है, वो मॉलिक्यूल्स की संख्या नेगेटिव में ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तीसरी बात, ये जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है ये थ्योरेटिकल है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल वैल्यू। मतलब इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिसाइड नहीं कर सकते। एंड कैन बी कैलकुलेटेड simply by mechanism of reaction। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है,
उस मैकेनिज्म को देखकर हम इसको सिंपली स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे हम बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन की जा सकती है, इसको हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली। हम इसको केवल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड simply by seeing the reaction। हम रिएक्शन को देख के ये बताते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ये पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन जो है वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है। हम एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों का बता सकते हैं। केवल उसमें ये देखना है कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। तो इसमें लिख लें इट इज एप्लीकेबल ऑन एलिमेंट्री रिएक्शंस इसमें ये एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन एलिमेंट्री as well as complex reactions। तो इस तरह से ये डिफरेंस हो गया मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो इसको आज आप नोट्स बनाइए, इनको फिर से एक बार पढ़िए। अब हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।